Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 16th lecture of the series of Indian Evidence Act. Now in this lecture we would start with section 313 of the CRPC. Since it is CRPC and it is section of CRPC 313, so it relates to the criminal matters. अब suppose इस स्टेज पे कोई चार्ज फ्रेम हुआ किसी केस में, in a criminal matter at this stage charge is framed and after the charge the prosecution evidence will start. Then after that, when the prosecution evidence done, the defense evidence starts. और defense evidence जब खत्म हो जाए, after that the judgment is pronounced, decision is given. So that is how the trial going on in the criminal cases. अब सेक्शन 313 में कोर्ट के पास पावर है, इन 313 CRPC कोर्ट के पास पावर है किसी भी स्टेज पर, प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज पर, डिफेंस स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर accused से at any stage of the proceedings court have the power to ask questions to the accused, and these questions which are asked to the accused, these are personal questions which are directly asked to the accused. It is not the lawyer which appears. Otherwise, in normally what happens, there is examination in chief, then cross examination, that is all done by the lawyer. And in section 165 Evidence Act, the court can ask some questions to the parties or to the witnesses. But here 313 is the special provision in the CRPC which enables the court to ask questions directly to the accused to obtain spontaneous answers from him, to obtain the spontaneous answers from the accused. अब these questions are limited to the facts which are clear by the proved evidences in the case. अब मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज के खिलाफ 3 एविडेंसेस दिए और वो प्रूव हो गए. अब कोर्ट बीच में रुककर एक्यूज से तीनों एविडेंसेस के बारे में सवाल पूछ सकता है. अब मान लो कोई मर्डर का केस है और उसके जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, तो ये प्रोसिक्यूशन ने बताया है स्टोरी में. तो कोर्ट उससे मान लो क्वेश्चन पूछता है कि तुमको पूछ सकता है कि तुमको जब गिरफ्तार किया गया था तुम्हारे कपड़ों पे खून लगा हुआ था, तो तुमको इसके बारे में क्या कहना है. और इसमें प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया है कि इसके कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स थे जब इसको गिरफ्तार किया गया. अब कोर्ट सवाल पूछ रही है तुमको इसके बारे में क्या कहना है. अब एक्यूज्ड उधर आंसर देगा. अब मान लो उसने आंसर दे दिया कि मैं तो उधर कुछ खा रहा था या समोसा पेटीज खा रहा था, तो टमाटो केचप था मेरी शर्ट पे गिर गया था, मुझको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था पुलिस वालों ने, और कोई ब्लड स्टेन नहीं था, ये ब्लड स्टेन प्लांटेड है, बाद में डाला गया हुआ, और उसी शर्ट पे मान लो टमाटो केचप का भी निशान पाया जाता है. उसी स्टोरी में मान लो प्रोसिक्यूशन ने ये भी बता रखा है कि जो वहाँ पे खड़े लोग थे उन्होंने इसके शर्ट पे देखा था रेड कलर का स्पॉट्स, तो उसका क्लैरिफिकेशन देता है कि वो टमाटो केचप का स्पॉट देखा था, दैट वाज नॉट ब्लड स्टेन तो बाद में कराए गए. सो उस तरीके का कोई भी मान लो आंसर देता है. तो जो कुछ भी वो बोलना चाहे, तो वैसे तो वो प्लांटेड के बारे में अभी क्या बोलेगा, वो तो क्लैरिफिकेशन वो खाली रेड स्पॉट के बारे में देगा, दैट देयर टमाटो केचप का उसका स्टेन था, मुझको क्या पता बाद में क्या था क्या नहीं था. तो जो भी इस तरीके के एविडेंसेस है उस पर सवाल पूछा जाता है. अब लॉयर जो भी आंसर्स देगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द केस, स्टोरी के हिसाब से अपना देगा सोच समझ के आफ्टर थिंकिंग. लेकिन जब एक्यूज्ड से क्वेश्चंस पूछा जाएगा इन बिटवीन, तो वो स्पॉन्टेनियस आंसर्स देगा, दैट विल बी स्पॉन्टेनियस एंड दैट मे बी ट्रू. अब उसी तरीके से सपोज एक फैक्ट प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करता है दैट एक्यूज्ड हैज डन द कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट. अब कन्फेशन प्रूव हो गया, then the court can ask the accused as to that there is a confession made by you before the judicial magistrate, and what do you have to say about that, did you make it voluntarily. अब मान लो accused ये बोलता है कि no they have put a gun on my head and then took the confession, so he can give explanations. And suppose if the court believes on his explanation
or at certain times the court may not also believe upon his explanations of the accused. So it is upon the court whether to believe upon his explanation or not. But at least court can seek explanation from the accused, and that will go on to suggest upon the truthfulness of the evidences or the truthfulness of the accused as such. And this is to be done at any stage. It can be done at prosecution evidence stage, it can be done at defense evidence stage. बट प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के बीच में सपोज प्रोसिक्यूशन यहाँ पर ख़त्म हुआ है और डिफेंस एविडेंस इधर से यहाँ से चालू हुआ है, तो इसके बीच का एक स्टेज होता है कि प्रोसिक्यूशन स्टेज एविडेंस स्टेज ख़त्म हो गया और अब डिफेंस के एविडेंसेस लिए जाएंगे। तो उसके बीच का जो स्टेज वहाँ पर 313 का एग्जामिनेशन है, दैट इज मैंडेटरी। द कोर्ट हैज़ टू एग्जामिन द एक्यूज्ड regarding the evidences produced against him by the prosecution. Now it is not necessary that the court will ask questions regarding all evidences. It may ask regarding some, but the examination of 313 after the prosecution evidence is over and before the defense evidence starts is mandatory. When you read 313 you will find that अब ये जो एग्जामिनेशन होगा एक्यूज्ड का, दैट इज विदाउट ओथ। आप उसको ओथ पे एग्जामिन नहीं करते हो, एक्यूज्ड को ओथ नहीं दिलाते हो एग्जामिनेशन से पहले। और उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर उसको ओथ पे अगर एग्जामिन किया तो वो एक एविडेंस बन जाएगा और जो एक्यूज्ड के खिलाफ भी जा सकता है। और अगर ओथ पे उसको एग्जामिन कराया तो अपोजिट पार्टी को राइट टू क्रॉस एग्जामिन मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है दैट इज प्योरली बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड, तो क्रॉस एग्जामिन का राइट अपोजिट पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। प्लस व्हेन यू टेक द ओथ फ्रॉम द एक्यूज्ड इट विल कॉज ए फियर एलिमेंट अपॉन हिम। द मोमेंट यू एडमिनिस्टर ओथ टू हिम, टू एक्यूज्ड, देन ही इज बाउंड एंड नोज दैट इफ आई स्पीक समथिंग wrong or false, then I would be held liable under 193 IPC for giving false evidence. So the fear element is created there, and the purpose of 313 is to take the spontaneous answer from the accused, and therefore any kind of pressure, any kind of fear element, any kind of possibility by which the intervention can be done by the opposite party in the form of cross examination etc., that has to be avoided, and therefore the accused will not be administered on oath while his examination in 313. So see the first clause. In every inquiry or trial, for the purpose of enabling the accused, see the purpose, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary. Without previously warning, the accused put such questions to him as the court considers necessary. May at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary. आप उसको पहले से वार्न नहीं करोगे, अगर पहले वार्न कर दिया तो वक्त एडवोकेट साहब उसको सब सिखा देंगे, तो आप बीच में से भी पूछ सकते हो उसका सवाल कभी भी एट एनी स्टेज। बट ऑब्वियसली जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट होगा उसी के बाद तो पूछोगे, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो जब तक प्रोसिक्यूशन ने कम से कम एक विटनेस या एविडेंस प्रोड्यूस ना किया हो, दिस विल नॉट अप्लाई because you are asking the questions to him against the evidences proved against him. So the prosecution should at least prove at least one evidence. After that, this 313 will apply. Then they are writing shall. After the witness for the prosecution have been examined and before he is called on for his
defense question him generally on the case. अब ये questions him generally on the case is upon what? The evidences appearing against him. अब ये जो shall लिखा है it means what? It is mandatory. Means prosecution evidence खत्म हो गया और अब defense evidence start होने वाला है और उसके बीच का जो stage है after the prosecution evidence over and before the starting of the defense evidence, उसका बीच का जो stage है there they are saying shall. It is mandatory to the court to examine the accused. Shall after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense, question him generally on the case. Provided that in a summons case where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with his examination under clause B. इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में, इससे पहले सेकंड क्लाउज पढ़ लो. No oath shall be administered to the accused when he is examined under subsection 1. अब रीजन क्या है why oath shall not be administered, वो मैंने आपको बता दिया है. 2 कारण बताए थे. अगर आप उसको ओथ एडमिनिस्टर करोगे तो वो एविडेंस बन जाएगा उसके खिलाफ और अपोजिट पार्टी विल गेट द राइट टू क्रॉस एग्जामिन. और दूसरा था दैट ओथ विल cause a fear and compulsion, and here the purpose is to speak spontaneously without fear. Read it again. In every inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary, but for what purpose? For the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence. It means what? To explain the evidences which is proved against him. And therefore the examination of 330 will start only after the prosecution evidence is started. Why? Because unless some evidence by prosecution have been proved against him, against accused, court cannot go for asking questions for the evidences. And therefore, at least the prosecution evidence has started, then only the 313 will apply. क्योंकि इसमें आप उससे सवाल क्यों पूछ रहे हो? जो एविडेंस उसके खिलाफ प्रूव हो रहे हैं उस पर वो क्या कहना चाह रहा है, और जब तक एविडेंसेस प्रूव नहीं होंगे तब तक वो एक्सप्लेनेशन कैसे देगा? Then they are saying the court shall after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case. Shall after the witness for the prosecution have been examined. अब यहाँ पे may at any stage लिखा है, यहाँ पे लिखा shall after the witness for the prosecution have been examined. मतलब एक बार witnesses for prosecution सारे examine हो गए and before he is called on for his defense. मतलब क्या? prosecution evidence stage is over and before the defense evidence stage starts. उसके बीच का जो टाइम है उसमें they are saying the court shall examine him, question him generally on the case. Question him generally on the case means not any question. These questions which is going to be asked by the court is also governed by the main phrase. और main phrase क्या कह रहा है? To explain any circumstances appearing in the evidence against him. So these questions also be regarding the evidences only. Then further they are saying, provided that in a summons case
where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with the examination under clause B. अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 205. In the summons case, section 205 clearly says when the court issues process against the accused, the court may dispense with the personal attendance of the accused. So क्रिमिनल मैटर्स में अगर आपके पास सम्मन्स आया तो उसमें आपको पर्सनली अपीयर होना जरूरी नहीं है, आपकी जगह आपका लॉयर भी अपीयर हो सकता है. सॉरी, इन सिविल मैटर्स में जब सम्मन आएगा तो आपका पर्सनल अपीयरेंस होना जरूरी नहीं है. योर लॉयर कोड ऑल्सो और द पार्टी कैन अपीयर थ्रू लॉयर. लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में जब आपको सम्मन आता है, अब सम्मन आएगा या वारंट आएगा. अब वारंट में तो वैसे भी गिरफ्तार करके ले जाएंगे अगर नॉन बेलेबल वारंट है, और अगर बेलेबल है तो देन दे विल बाउंड यू आफ्टर फिलिंग ऑफ द बेल बाउंड. बट अगर सम्मन केस भी है क्रिमिनल मैटर में, द एक्यूज्ड हैज टू अपीयर इन पर्सन, बट द एक्यूज्ड मे इन सम केसेस अप्लाई टू द कोर्ट ऑल दीज सेक्शंस 317, 273, 205 सबको एक साथ पढ़ा जाता है. मेनली 317 है, आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा. अब 317 में भी और 205 में भी द कोर्ट हैव द डिस्क्रिशन टू डिस्पेंस द एक्यूज्ड फ्रॉम हिज पर्सनल अपीयरेंस. सम्मन केस मीन्स स्मॉल ऑफेंस, स्मॉल केस. सपोज देयर इज a summon against an accused for appearance in the court and the summon fixes a date. On that date the accused has to appear into the court. Now the accused appointed as a lawyer and his lawyer appeared into the court on behalf of the accused with an application, and in application he says that the accused for so and so reasons he seeks and dispensation from the personal appearance. So it is a summon case and the matter is not grave, it is a petty kind of offense, and therefore the dispensation is asked for the court from personal appearance. मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है तो कोर्ट कन्विंस हो गई और कोर्ट ने मान लिया दैट द फंक्शंस डन बाय द एक्यूज्ड इज अ पब्लिक फंक्शन, जिसको डॉक्टर वगैरह है, टीचर है, एंड हिज फंक्शन शुड नॉट स्टॉप सो दैट द पब्लिक विल सफर, अदर पीपल आल्सो सफर, सो द डिस्पेंसेशन कैन बी ग्रांटेड टू हिम. इन दैट केस द एक्यूज्ड विल नॉट अपीयर, हिज लॉयर विल अपीयर. Now in this situation the accused is not appearing, but the prosecution give evidences against the accused. Now how will the court examine the accused? अब कोर्ट तो accused को तब एग्जामिन करेगा जब accused खुद कोर्ट में प्रेजेंट हो. अब accused को डिस्पेंसेशन मिल गया, वो अपीयर नहीं हो रहा कोर्ट में. अब इस सिचुएशन में कोर्ट की मर्जी है कि वो accused को एग्जामिन करे या ना करे. अगर वो एग्जामिन करना चाहता है कोर्ट एक्यूज्ड को, तो उसको एग्जामिन करने के लिए एक्यूज्ड को अपीयर करवा ले. कोर्ट बोल सकता है कि एक डेट फिक्स कर सकता है कि इस डेट को एक्यूज्ड अपीयर हो जाए फॉर द एग्जामिनेशन, और उस डेट को एग्जामिन करने के बाद एक्यूज्ड को पर्सनल अपीयरेंस से फिर डिस्पेंस कर दे. और या फिर कोर्ट चाहे तो एज पर दिस प्रोवाइजो कोर्ट ऑल्सो मे डिस्पेंस विद the examination of accused also. So suppose an accused get the dispensation in 205 CRPC from his personal appearance. In that case the court has the discretion to even dispense the examination of the accused under section 313. And if the court does not do so, the court can ask the personal presence. The court can call the accused for the examination and examine the accused after fixing the date. So that is what they are writing here. Provided that in a summon case where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with the examination under clause B. तो ये कोर्ट की मर्जी है, चाहे तो कोर्ट डिस्पेंस ना करे. देखो सिचुएशन इस तरीके की भी हो सकती है, कोर्ट ने accused का पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दिया लेकिन एग्जामिनेशन डिस्पेंस नहीं किया. मीन्स व्हाट कि एक्यूज्ड को डे टू डे प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में अपीयर नहीं होना पड़ेगा. जब कोर्ट को एग्जामिन करना है एक्यूज्ड को, तभी उसको
अपीयर होना पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन है, कोर्ट ने डिस्पेंसेशन ऑफ द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड कर दिया और प्लस डिस्पेंसेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड भी कर दिया। देन द कोर्ट इवन नॉट समन द एक्यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन। So court will not summon the accused even for that purpose of examination. So that is only of the summon case. ऐसा खाली summon case में ही होगा। Read it again. Provided that in summon's case where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, such dispensation is under section 205 in the summons cases under section 205 of the CRPC. They are saying it may also dispense with his examination under clause B. Then clause 2 saying no oath shall be administered to the accused when he is examined under subsection 1. तो इसका पर्पज मैंने आपको बता दिया, एक तो वो फ्रीली आंसर दे सके और दूसरा अगर ओथ पे अगर होगा तो एविडेंस हो जाएगा उसके खिलाफ और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। देन एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन those question will not be allowed. Now read the clause 3. The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers to them. अब देखो एक्यूज्ड इधर जो भी आंसर्स दे रहा है स्पॉन्टेनियस दे रहा है, और अगर यहाँ पर एक्यूज्ड ने झूठा बयान भी दिया क्योंकि वो किसी ओथ पर नहीं दे रहा, तो आप उसके खिलाफ झूठे बयान पर उसके खिलाफ फॉर्जरी का मुकदमा नहीं चला सकते। 193 आईपीसी में आप गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए आप उस पर मुकदमा नहीं चला सकते कि उसने झूठा बयान दिया। और अगर वो बयान देने से भी मना कर दे, आप उससे एक्यूज्ड से सवाल पूछो और एक्यूज्ड बोल दे मैं नहीं बताऊंगा, या फिर वो झूठा बयान दे दे, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम because it is the pure personal examination by the court of the accused, and accused is free to give answer or not to give answer or to give wrong answer, and he will not be held criminally liable for giving any wrong answer or not giving any answer to that question. The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers to them. अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अब हम इसमें एक शिबू सोरेन का केस था। शिबू सोरेन, उनका ट्रायल 30,000 कोर्ट में हुआ था जब, वैसा हाई कोर्ट से एक्विट हो गए वो इस केस में, बट इन ट्रायल कोर्ट में बता रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम हिम। शशिकांत झा के मर्डर का चार्ज था उनके ऊपर। ही वाज चार्ज्ड विद द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द मर्डर ऑफ हिज पीए शशिकांत झा। तो कोर्ट ने उनसे सवाल पूछे 313 के। कोर्ट ने पूछा डू यू नो शशिकांत झा? उसने कहा नो, मैं नहीं जानता। फिर पूछा क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट हो? आंसर दिया नहीं। तो उनको किसी लॉयर ने बता दिया था कि आप झूठ बोलो सच बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। तो लॉयर ने बोल दिया कि जो पूछो उल्टा जवाब देना। तो क्वेश्चन पूछा क्या वो तुम्हारे घर पे आता था? उसने बोल दिया मैं नहीं जानता। तो इस तरीके के जवाब दिए थे और उनके इन जवाबों का इन्फ्रेंस कोर्ट ने ये निकाला। द कोर्ट ड्रॉ द एडवर्स पॉइंट अगेंस्ट हिम एंड दैट वाज मेक अ प्राइम रीजन फॉर कन्विक्टिंग हिम, बट लेटर ऑन इन अपील द हाई कोर्ट said that 313 cannot be made a strong basis to hold the conviction only on 313, and therefore the court acquitted the accused from the charge of the conspiracy of murder, etc. So what I am trying to tell you is that you are free to answer, you are free not to answer, and you are free to give wrong answers also. So there will not be any criminal proceedings against you for that. But the court obviously can draw inferences. अब मान लो आप कोर्ट को मिसलीड कर रहे हो, गलत आंसर्स दे रहे हो, तो कोर्ट उससे आपके खिलाफ इन्फ्रेंसेस जरूर ड्रॉ कर सकता है, उस आंसर के लिए आपको कन्विक्ट नहीं करेगा, बट द कोर्ट ऑलवेज कैन ड्रॉ
adverse inferences against you for those answers. तो इसको डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में. देन आगे देखो आप, द आंसर्स गिवन बाय द एक्यूज्ड may be taken into consideration in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into or trial for any other offense which such answers may tend to so he has committed. अब ध्यान से देखो तो आप, it is talking about two things. The answers given by the accused may be taken into consideration. So they are not saying they are evidences. They are saying it may be taken into consideration in such inquiry or trial. Now, what is meant by such inquiry or trial? The present case means the present case. The answer given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial, that in the present case, and put in evidence for or against him in any other inquiry into or trial for any other offense which such answers may tend to so he has committed. So you see, they are talking about two things. One is present case, जिस केस में ट्रायल चल रहा है उस केस की बात कर रहे हैं, और दूसरा any other case for any other offense. अब आपसे एक सवाल है कि फोर्थ क्लाउज में इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट केस के बारे में और एनी अदर केस फॉर एनी अदर ऑफेंस. अब इन दोनों में से ये किसके लिए कह रहे हैं कि इट मे टेकन इनटू कंसीडरेशन? फॉर व्हाट आर दे सेइंग इट मे बी टेकन इनटू एविडेंस? फॉर व्हाट आर दे सेइंग इट मे टेकन इनटू एविडेंस? अब जो प्रेजेंट केस है उसके लिए तो ये बोल रहे हैं इट मे बी टेकन into consideration, it may be taken into consideration. और जो अदर केस है, अदर केस के लिए they are saying it can be considered as an evidence. तो जो it can be considered as an evidence वो पढ़ा जाएगा for any other case and for any other offense, और प्रेजेंट केस के लिए के साथ पढ़ा जाएगा it may be taken into consideration. तो इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे देखो, द आंसर्स गिवन बाय द एक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल मीन्स इन द प्रेजेंट केस. इन सच इंक्वायरी और ट्रायल मीन्स इन द प्रेजेंट केस. जो अभी इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है उसमें जो उस व्यक्ति ने बयान दिए हैं, दे मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. दे आर नॉट सेइंग दैट दे आर कंसिडर्ड टू बी पीस ऑफ एविडेंस. They are saying that they simply may be taken into consideration. लेकिन अगर आगे का आप पढ़ो, they are saying and put in evidence for or against him in any other inquiry into or trial for any other offense which such answers may tend to so he has committed. Means अगर कोई और offense है तो उसका कोई अगर इंक्वायरी और ट्रायल होगा तो उस इंक्वायरी और ट्रायल में इस स्टेटमेंट्स को एज ए पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा. लेकिन जो प्रेजेंट केस है उसमें ये पीस ऑफ एविडेंस नहीं कह रहे. यहाँ पर ये कह रहे हैं दे सिंपली सेइंग दैट दे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. मान लो एक्यूज्ड से कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारे खिलाफ एक एविडेंस प्रूव हुआ है कि तुम उसी कमरे में गिरफ्तार हुए जिस कमरे में मर्डर हुआ था. कोर्ट आस्क्ड हिम दैट एविडेंस फाउंड दैट यू आर अरेस्टेड फ्रॉम द स्पॉट वेयर द मर्डर ऑफ द विक्टिम वाज कमिटेड. अब दिस मैन सेज द ट्रुथ. ही सेज दैट सर आई एम ए प्रोफेशनल थीफ एंड आई एम डूइंग थेफ्ट एट distinct places, and by chance that day I was present for committing of theft. B was sleeping and I was standing there for committing theft, and at that time A entered into the room, and at that time I hid myself behind the curtain and I saw A. Now practically he becomes the eyewitness to the crime, and I saw A stabbing B. अब उसने स्टेटमेंट दे दिया. अब by his statement it was clear that he is doing theft.
house breaking, etc. for entering into the house. अब later on a different case was started against him, या फिर कोई theft का अननोन पर्सन के खिलाफ FIR ऑलरेडी है, उसमें इसको एक्यूज बना दिया गया क्योंकि इस तरह उसने बता रखा है, एंड ट्रायल स्टार्टेड अगेंस्ट हिम. देन इन दैट ट्रायल, so that trial will fall in this area any other case for any other offense. So the fact which he had earlier admitted in that case, in present case, पहले उसने एडमिट किया था मर्डर वाले केस में, प्रेजेंट केस मर्डर वाला है, उसमें एडमिट किया था that he has gone to the room for the purpose of theft, for committing theft. So that is relevant. So can this statement of admission of the attempt of the theft be used as a piece of evidence in the other case? So for that they are saying it can be used against him in the other case. लेकिन अभी जो प्रेजेंट केस में उसने कहा है उसके लिए आप उसको लायबल प्रेजेंट केस में नहीं करोगे, मना कर दिया, झूठ बोल दिया, तब भी लायबल नहीं करोगे. लेकिन प्रेजेंट केस के लिए उस स्टेटमेंट को आप कंसिडरेशन में ले सकते हो इन्फ्रेंस निकालने के लिए. लेकिन ये नहीं कह रहा इट कैन बी यूज्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस इन द प्रेजेंट केस. लेकिन किसी और केस में ये जो स्टेटमेंट है उसका, इफ इट इज फाउंड रेलिवेंट इन सम वे, like it is found relevant as admission in this example, then that can be used as the evidence in other case. Then they are saying in clause 5, the court may take help of prosecutor and defense counsel in preparing relevant questions which are to be put to the accused, and the court may permit filing of written statement by the accused as sufficient compliance of this section. Now this is inserted by 2009 amendment. Now इसमें what they are saying is, वो जो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल का भी हेल्प कोर्ट ले सकती है फॉर आस्किंग दोज क्वेश्चंस. और ये भी बोल रहे हैं कि कोर्ट टाइप करके क्वेश्चन एक्यूज्ड को हैंड ओवर कर सकती है, एंड accused is free to file in written statement, राइटिंग में वो उनके आंसर्स दे सकता है. अब इससे जो मेन पर्पस है सेक्शन का वो तो खत्म हो रहा है, स्पॉन्टेनियस आंसर वाला, क्योंकि बेसिक पर्पस इस सेक्शन का है स्पॉन्टेनियस आंसर ऑफ द एक्यूज्ड, एंड बाय अलाउइंग द टू गिव द आंसर्स इन रिटन स्टेटमेंट आर यू नॉट अलाउइंग द इंटरफेरेंस ऑफ द लॉयर. और ये किस लिए ऐड किया गया है ये क्लॉज, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वैसे देखें तो इट वुड बी कंट्राडिक्टिंग ऑफ द मेन पर्पस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एग्जामिनेशन ऑफ 313 इज ऑफ ए रूटीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज 313 का एग्जामिनेशन तो हर केस में कंपलसरी है और ज़्यादातर केसेस में रूटीन एग्जामिनेशन होता है, तो वैसे केसेस के लिए रिटन स्टेटमेंट में अलाउड कर सकती हैं. लेकिन कोर्ट के पास हमेशा डिस्क्रिशन है, बिकॉज क्लॉज 5 में द कोर्ट में लिखा है, द कोर्ट में, दे आर नॉट राइटिंग द वर्ड शैल, सो द कोर्ट ऑलवेज हैव द डिस्क्रिशन टू एग्जामिन द एक्यूज्ड ओरली. और जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि मटेरियल क्वेश्चंस हैं, द कोर्ट विल गो फॉर एग्जामिन हिम ओरली. वेयर द कोर्ट फाइंड्स दैट एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट, देन गो फॉर ओरली. बट यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि दैट there is no important questions to ask, then it may go for the written submissions. So the harmonization of this amendment and the main purpose is lies with the court. It may go for oral or it may go for written statement or written submissions. So that's it for this class. In the next class we would continue this section in details and write some case laws points in detail. Thank you for watching lecture.